हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम खुश होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता। बच्चों, क्लास 12th का हम लोगों का जो बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये हम लोगों का चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में आप सभी ने मेल गैमेटोफाइट के निर्माण की प्रक्रिया, फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण की प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ ली थी, सीख ली थी। उसके डायग्राम्स को मैंने बोला था कि अच्छी तरह से उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और डायग्राम में जो भी नाम हैं, डायग्राम के जो भी पार्ट्स हैं, उसमें जो भी नेमिंग की गई है, उनको अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में डायग्राम ही आ जाता है बच्चों, तो ये बोला जाता है कि इसकी अच्छी प्रकार से नेमिंग कीजिए, यानी अलग अलग पार्ट का अच्छी तरह से नाम लिखिए। तो हम लोग का मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो चुका था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद आप लोगों ने जाना था कि पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। आपने ये भी जाना था कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, विदेशों में जो पॉलन ग्रेन्स हैं, उनको फूड सप्लीमेंट के रूप में अपनी स्टैमिना को बढ़ाने के लिए या डेवलप करने के लिए रेसिंग हॉर्सेस में उनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि अब बच्चों, यूरोप तो यूरोप है, वहां पर कुछ भी कर सकते हैं। उन लोग को लगा कि पराग कणों को खाने से ही ताकत आ जाएगी, तो वो पराग कणों को ही खाने लग गए। ठीक है, अभी इंडिया में बी पॉलन का कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, लेकिन विदेशों में लोग इसको बहुत खा रहे हैं। तो पॉलिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, परागण की प्रक्रिया के बारे में। तो देरी न करते हुए आप सभी ने परागण के बारे में जान लिया था कि परागण मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण, और दूसरा आपका होता है बच्चों पर परागण। पर परागण के बारे में आपने जाना था कि दो तरीके से हो सकता है, एक तो बायोटिक तरीके से और दूसरा एबायोटिक तरीके से। विंड और एयर से हो सकता है, विंड और वाटर से हो सकता है, यानी कि वायु और जल परागण हो सकता है। और बायोटिक कंपोनेंट से परागण होने का मतलब है कि कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स परागण की प्रक्रिया में हेल्प करेंगे। जैसे आपके अलग अलग बहुत से कीट जो हैं वो भी परागण की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, बहुत से अन्य पक्षी हैं वो भी परागण की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। और उसके बाद बच्चों एक होता है जो इंसान को सब कुछ अपने तरीके से करना होता है ना। इंसान के पास ईश्वर ने क्या दिया है, दिमाग दिया है। तो इंसान क्या करता है कि दिमाग का यूज करता है। तो जो स्वपरागण और पर परागण नेचुरली हो रहा था, उसके अलावा भी इंसान ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का एक तरीका अपना लिया, जिसे आप कृत्रिम परागण कहते हैं। तो आज हम कीट परागण को रिवाइज करते हुए पक्षी परागण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कि कृत्रिम परागण के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, आप सभी ने जाना था वाटर पॉलिनेशन के बारे में कि ये आपका क्लास 12th का चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे जो भी क्लास में बैठे हुए हैं, वो इसलिए मैंने इसको फिर से पीपीटी पे ही लिख दिया है। वाटर पॉलिनेशन आपका चल रहा था, यानी कि जल परागण के बारे में चल रहा था बच्चों। इसमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग के द्वारा, एक म्यूसिलेजिनस शीथ के द्वारा क्या किए जाते हैं, कवर कर दिए जाते हैं। क्यों? उनकी सेफ्टी के लिए। मैंने आपको बताया था कि वाटर पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका जो पानी के अंदर हो रहा है सी ग्रास में, और दूसरा फ्रेश वाटर प्लांट्स में जो आपका पानी की सतह पर हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? पानी के अंदर हो रहा है। ये आपका हो रहा है पानी के अंदर, और ये हो रहा है आपका पानी की सतह पर। ठीक, दो प्रकार से इस तरीके से हो रहा है। मेन फीचर्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, इनके जो मेन फीचर्स हैं, कुछ क्या स्पेशल एडॉप्टेशन है, उनके बारे में हम बात करेंगे।
ये पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कणों को बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि विंड और वाटर पॉलिनेशन के टाइम पे जो पराग कण होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए परागकण की इनको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने की आवश्यकता है, जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो पॉलिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। कभी कभी आपने देखा है बच्चों कि स्वपरागण में तो अधिकतर पॉलिनेशन हो जाता है, कभी कभी पर परागण जब दूसरों पर आधारित है, दूसरों के ऊपर निर्भर है, तो कभी कभी फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होता और इस तरीके के फ्लावर में फिर फ्रूट नहीं लगते हैं। फ्लावर पॉलिनेटेड नहीं हो पाया तो फ्रूट नहीं लगे और वो सूख करके गिर जाते हैं। इस तरीके के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। इस तरीके के जो पौधे होते हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको नेक्टर प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी कि आपका कीट परागण। कीट परागण जो होता है उसके फ्लावर्स कैसे होते हैं? लार्ज, बहुत साइज में बड़े होंगे, कलरफुल होंगे, यानी कि बहुत सारा चटकीले रंग के होंगे, बहुत ऐसे अट्रैक्टिव कलर्स के होंगे, फ्रेग्रेंट होंगे, उनके अंदर सुगंध पाई जाएगी, है ना। रिच इन नेक्टर, उनके अंदर क्या होगा? मकरंद की अच्छी मात्रा पाई जाती होगी। उनका जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो स्टिकी होगा। स्टिग्मा भी कैसा होगा? स्टिकी होगा। और कभी कभी कैसा हो सकता है? कुछ जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो चिपचिपे भी हो सकते हैं और हल्के कटीले टाइप के भी हो सकते हैं, जिससे वो स्टिग्मा की जो वॉल है, आउटर लेयर है, उस पर क्या करते हैं? चिपक जाएं अच्छी तरह से। ठीक है, पॉलिनेटर्स के लिए कुछ फायदे हैं। जो पॉलिनेटर्स का काम करते हैं, जो परागण की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं, उनको क्या मिलता है? उनको अपने लिए फूड मिलता है नेक्टर के रूप में, और एडिबल पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं, वो एज इट इज पूरे पॉलन ग्रेन्स को ही अपने फूड के रूप में यूज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं उनके लिए स्टिग्मा एक सेफ प्लेस होता है एग्स देने के लिए। वो उनको जो पौधे, जो फ्लावर्स होते हैं, दे प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, यानी अंडे देने के लिए वो सबसे ज्यादा सेफ प्लेस होता है। वहां पर ये कीट अपने अंडे दे देते हैं और उसके बाद फिर वहां पे उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना कि पॉलिनेशन, परागण के बारे में आपने जाना, पॉलिनेशन के बारे में जाना। दो तरीके का होता है, आपका स्वपरागण, दूसरा हो गया आपका पर परागण। उसके बाद स्वपरागण भी आपका बच्चों एक पर परागण कितने तरीके का? 2-3 तरीके का पर परागण होता है। आपका हो गया जल परागण, आपका वायु परागण, आपका कीट परागण, पक्षी परागण, है ना। और इसके अलावा पर परागण में एक आपका आएगा कृत्रिम टाइप का परागण, कृत्रिम जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता होगा। स्वपरागण में एक ऐसा होगा जो आपका सजात पुष्पी परागण होगा, स्वयुग्मन होगा, एक ही पुष्प पे एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और स्टिग्मा पे चले जाएंगे। एक इस तरीके का होगा कि एक ही पौधे के 2 पुष्पों में परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। एंथर से डेhiscence के बाद पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और वो सेम पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे, और इस तरीके का परागण भी स्वपरागण की ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो आप सभी ने ये जान लिया है कि परागण 2 तरीके का होता है। और बच्चों, बहुत ज्यादा बुक से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी आपके कोर्स में आ चुकी है और इसका लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप उसकी किसी लाइन को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी किसी लाइन से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो भी आजकल क्वेश्चन पेपर्स बन रहे हैं वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होते हैं। तो आपको
कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना है, थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ लेना है, उसकी एक एक लाइंस को समझ लेना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग के टाइम पे क्या होता था कि बहुत मोटी मोटी किताबें होती थी, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा जो एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता था, लेकिन क्योंकि ज्ञान तो आप कितना भी बढ़ा सकते हैं बच्चों, ज्ञान तो ज्ञान का कोष तो हमेशा ही खाली ही रहता है, कितना भी आप पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ाई के लिए हमेशा पूरे जीवन आप पढ़ सकते हैं। तो आपको टू द पॉइंट आंसर करने होते हैं। अगर आप एग्जाम में टू द पॉइंट आंसर करते हैं तो उससे आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पर परागण से हो रही लाभ और हानियों के बारे में समझ लिया था। पर परागण से हानियां बच्चों बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, लाभ थोड़े ज्यादा होते हैं। पर परागित पुष्प से बनने वाले फल बड़े होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है। पर परागण से जो अच्छी नस्ल वाले बीज हैं वो तैयार हो जाते हैं, इससे नई रोग प्रतिरोधक नई जातियां तैयार की जा सकती हैं। पर परागण से जेनेटिक जो आनुवांशिक पुनर्योजन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पर परागण से विभिन्नता मिलती है, ठीक है, कुछ डिफरेंस मिलता है और कुछ अच्छी क्वालिटी के, अच्छी नस्ल के फल और बीज या पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, इससे कुछ हानियां ये है बच्चों की पर परागण के लिए पुष्प जो है वो दूसरे अलग अलग पॉलिनेटर्स पे डिपेंड होता है, तो इसलिए कभी कभी परागण की प्रक्रिया ही नहीं हो पाती है, क्योंकि इसके लिए वह वायु जल जंतुओं पर निर्भर होते हैं। तो कभी कभी पुष्प क्या होता है, परागित होने से रह जाते हैं, पॉलिनेशन की प्रक्रिया ही नहीं हो पाती है, परागित करने वाले साधनों की कमी हो जाती है, और इससे क्या होता है, फिर फूल से फल नहीं बन पाता, वो फूल क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो फूल सूख करके गिर जाता है, खत्म हो जाता है। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, ये जो डायग्राम दिया गया है बच्चों, इसमें आप ये देख रहे हैं, ये सारे जो हैं ये आपके पराग कण हैं, पराग कण है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था मेल गैमेटोफाइट की जो पॉलन ग्रेन्स के रूप में है, तो पॉलन ग्रेन्स का जब स्टिग्मा पे लैंडिंग हो जाता है, तो स्टिग्मा पे लैंडिंग होने के बाद फिर उनका वहां पे जर्मिनेशन होता है। क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। तो फिर ये है आपके पॉलन ग्रेन्स, इसमें जर्मिनेशन हुआ और ये इस तरह से एक ट्यूब का सा निर्माण हो रहा है, जो आपकी फीमेल गैमेटोफाइट के सिनर्जिड और एग सेल तक पहुंच रहा है। ठीक है, आप पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सिनर्जिड क्या थी, आपकी सहायक कोशिकाएं थी, सहायक कोशिकाएं थी। ठीक है, ये आपका क्या था, एग सेल था, यानी कि ये आपका अंड था। एग सेल के आगे की तरफ दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो इस तरह से कह सकते हैं कि पॉलन ट्यूब को एस्कॉर्ट करती हैं, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती हैं एग तक पहुंचने के लिए। ये आपके बीच में जो है, ये दोनों पोलार न्यूक्लियाई हैं, यानी आपके ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं, ध्रुवीय केंद्रक हैं बच्चों। और ये आपके एंटीपोडल्स हैं ऊपर की साइड में। और ये जो पॉलन ग्रेन जब आपका स्टिग्मा पे लैंड किया, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पराग नलिका का फॉर्मेशन होता है। ठीक, पराग नलिका। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, यहां लिख देती हूं, फॉर्मेशन ऑफ pollen tube after landing of pollen grains on stigma। ठीक,
जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं तो उसके बाद फिर उनके अंदर जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है और इस तरह से पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है जो जा करके और उसके बाद यहाँ पे एग सेल से अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। एक इसके अंदर क्या था, इसमें न्यूक्लियस थे ना, न्यूक्लियस थे। तो क्या होता है जब वो सेल्स, जिसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि एग का किसके साथ फर्टिलाइजेशन होता है, एग का स्पर्मेटोजोआ के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें जो एग सेल तक पहुंचेंगे इसके अंदर स्पेशल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। इसमें आप पढ़ेंगे, आपको मैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में या द्विनिषेचन के बारे में भी बताऊंगी और किस तरह से पॉलन ट्यूब का निर्माण हुआ। फिर आपका केमिकल सिक्रीट करती रहती हैं सिनर्जिड सेल सहायक कोशिकाएं, जिससे पॉलन ट्यूब एग ऑपरेटस तक पहुंच पाती है ना। ये सब आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में और फर्टिलाइजेशन की इवेंट में समझना है, जिसमें आपको सिनगैमी के बारे में और फिर डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम बात कर रहे थे बच्चों आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कि कृत्रिम परागण के बारे में। आपने स्वपरागण और परपरागण के बारे में जान लिया है, आपको कृत्रिम परागण के बारे में जानना है। तो ये डायग्राम भी आपको अच्छी तरह से लर्न करना होगा, इसकी नेमिंग को आपको अच्छी तरह से लर्न करना होगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होती हैं, तो आपको पहले कृत्रिम परागण के बारे में जानना है ना, कृत्रिम परागण के बारे में जानना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार का परागण जो आपका कृत्रिम परागण होता है, इस प्रकार का परागण के लिए जो मनुष्य है बच्चों, मनुष्य हमेशा ही कुछ ऐसी कोशिश करता है, कुछ ऐसा काम करता है जिससे क्या होता है कि अच्छी नस्ल के कुछ पौधे तैयार किए जा सके। कैसे अच्छी नस्ल के पौधे तैयार किए जा सके, तो उसके लिए वो क्या कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन ही कराते हैं और अलग अलग तरीके से कराते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म का यूज करते हैं, अलग अलग तरीकों का यूज करते हैं। तो जो परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए और उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया जाता है, इस विधि में मनुष्य क्या करता है, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छानुसार यानी अपनी इच्छा के हिसाब से किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचा दिया जाता है। इसको सेम आप इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि मान लीजिए जैसे हम मनुष्यों की बात करते हैं, मनुष्यों में क्या होता है कि मान लीजिए नेचुरली फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है या कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से हम लोगों ने जैसे आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे भी होने लग गए हैं। अब क्या है, आईवीएफ की टेक्निक आ गई है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। दूसरे तरीके से सीमेन को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना, स्पर्म्स को भी क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर क्या टेंडेंसी होती है कि हम हर समस्या के समाधान के लिए मतलब टॉप पे जाके सोचते हैं और उसका कोई ना कोई समाधान साइंस के द्वारा निकाल लिया जाता है। तो जिस तरह से पौधों में सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई कपल है और अगर बेबी नहीं कंसीव कर पा रही है वाइफ या फीमेल, तो टेक्निक्स के द्वारा मनुष्य साइंस की डॉक्टर्स की हेल्प से टेक्निक्स के द्वारा क्या कर सकता है, बेबी कंसीव करवा सकता है। उसके लिए चाहे मतलब मेल में कमी हो या फीमेल में कमी हो, लेकिन बेबी कंसीव करवाने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं। उसी तरह से अगर हम चाहें कि स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ कुछ नए पौधों या कुछ नए नस्लों का बन जाएं, तो उसके लिए क्या, ये कृत्रिम परागण उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो कृत्रिम परागण में क्या होता है बच्चों, कृत्रिम परागण स्पेशली कराया जाता है मनुष्यों के द्वारा। ठीक, ये मनुष्यों के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, वो अपने डिजायर्ड प्लांट से, एंथर से पॉलन ग्रेन्स को लेकर के अपने डिजायर्ड प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचा देते हैं और इस तरह से
ये पर परागण की, कृत्रिम परागण की विधि जो है ये कंप्लीट हो जाती है। तो इस विधि में दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। एक तो होता है बच्चों आपका विपुंसन। विपुंसन, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। और दूसरा आपका होता है बैगिंग या थैलीकरण की प्रक्रिया होती है। थैलीकरण की प्रक्रिया होती है, तो इसको आप क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। और इसको आप क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन कहते हैं। अभी हम पुष्पीय पौधों में हो रहे लैंगिक जनन के बारे में समझेंगे, और चैप्टर 3 में बच्चों ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो लगभग एक जैसा ही टेक्निक्स वैज्ञानिकों के द्वारा अपना लिया जाता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इसमें कुछ यूज होती हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या? द वेरियस मैकेनिज्म टेक डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अलग अलग तरीके की बहुत सारी विधियां हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती हैं, यानी स्व परागण को थोड़ा सा अवॉइड करती हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती हैं। एज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। It includes pollen release and stigma receptively not synchronized. Anther and stigma are placed at different position. तो कृत्रिम परागण जो मनुष्यों के द्वारा हो रहा है उसमें आपको इमैस्कुलेशन और बैगिंग के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज की क्लास में आप लोगों ने जो जाना, आज सभी क्लास में, आज सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम लोग इमैस्कुलेशन और बैगिंग की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ बने रहिए, खुश रहिए, और आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी पढ़ते रहिए।